हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा टॉपिक चल रहा है सामाजिक परिवर्तन की अवधारणाएं और सिद्धांत। तो सभी समाजशास्त्रियों द्वारा दिए गए सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत के बारे में हम जान रहे हैं और इसी के साथ सामाजिक परिवर्तन के उद्विकासी एवं रेखीय सिद्धांतकारों के बारे में हम समझ रहे हैं कि जो सामाजिक परिवर्तन के उद्विकासी एवं रेखीय सिद्धांतकारक हैं उन्होंने किस तरह से अपने सिद्धांत को दिया है। तो इसी तरह से आज हम समाजशास्त्री थॉर्स्टीन वेबलिन के सिद्धांतों को जानेंगे। देखिए, वेबलिन सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिक दशाओं को उत्तरदायी मानते हैं। उनका मानना है कि प्रौद्योगिक दशाएं ही प्रत्येक रूप से सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती हैं। इसलिए उनके सिद्धांत को भी प्रौद्योगिक निर्णयवाद कहा जाता है। देखिए, वेबलिन ने मानवीय विशेषताओं को दो भागों में विभाजित किया है। पहला तो स्थिर विशेषताएं, जिनका संबंध मानव की मूल प्रवृत्तियों और प्रेरणाओं से है, जिनमें बहुत कम परिवर्तन होता है, क्योंकि ये प्रेरणाओं से प्रेरित होता है तो इसमें जल्दी परिवर्तन नहीं होता है। वहीं दूसरा है परिवर्तनशील विशेषताएं। इसमें आदतें आती हैं, विचार आते हैं, मनोवृत्तियां आती हैं, ये सभी। देखिए, इसमें क्या होता है कि सामाजिक परिवर्तन का संबंध मानव की इन दूसरी विशेषताओं से होता है। विशेष रूप से मानव की विचार करने की जो आदत होती है, कहीं न कहीं इसी को लेकर वेबलिन ने अपने सिद्धांत को दिया है। वेबलिन का सिद्धांत कुछ इस प्रकार है। मनुष्य अपनी आदतों द्वारा नियंत्रित होता है और वह उनका दास होता है। वे आदतें किस प्रकार की होंगी, ये मानव के भौतिक पर्यावरण पर निर्भर करता है। भौतिक पर्यावरण में भी विशेषकर प्रौद्योगिक पर ज़्यादा जोर पड़ता है। देखिए, जब भौतिक पर्यावरण यानी कि प्रौद्योगिक में परिवर्तन आता है तो मानव की आदतें भी बदलती हैं। मानव की आदतों का निर्माण कैसे होता है, इसका उत्तर देते हुए वेबलिन ने कहा है कि मानव जिस प्रकार के कार्य और प्रविधि द्वारा अपने जीवन यापन करता है, उसी प्रकार की उसकी आदतें और मनोवृत्तियाँ भी होती हैं। जीवन यापन के लिए मनुष्य जिस प्रकार की प्रविधि को अपनाता है, अपनी आदतों को भी उसके अनुकूल ढालता है। ये आदतें व्यक्ति को एक निश्चित प्रकार का जीवन व्यतीत करने को बाध्य करती हैं और उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य उसके विचारों को प्रभावित करता है। मानव जिस प्रकार का कार्य करता है वैसे ही सोचता भी है। उदाहरण के लिए सैनिक, कृषक, डॉक्टर, इंजीनियर आदि जिस प्रकार के कार्य करते हैं, उनके विचार और आदत भी वैसे ही होती हैं। इसी तरह से मनुष्य जीवन यापन के लिए कौन सा कार्य करेगा, ये उसके भौतिक पर्यावरण पर निर्भर होता है। भौतिक पर्यावरण मानव के कार्य को और साथ ही कार्य मानव के विचारों और आदतों को निश्चित करता है। इस तरह से इन सभी उदाहरणों से हम ये कह सकते हैं कि आदत ही धीरे धीरे स्थापित और सुदृढ़ होकर संस्थाओं का रूप ग्रहण करती हैं। संस्थाएं ही सामाजिक ढांचे का निर्माण करती हैं और जब आदतों में परिवर्तन होता है तो सामाजिक संस्थाओं और ढांचे में भी परिवर्तन होता है, जिसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। वेबलिन के विचारों को हम इस प्रकार प्रकट कर सकते हैं कि जब मानव अपनी आदतों द्वारा नियंत्रित होता है, आदतों का निर्माण भौतिक पर्यावरण और प्रौद्योगिकी के अनुसार होता है। आदतें ही सामाजिक संस्थाओं का निर्माण करती हैं और सामाजिक संस्थाएं सामाजिक ढांचे का। इस तरह से जब प्रौद्योगिक और भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन होता है तो मानव के आदतों, संस्थाओं और साथ ही सामाजिक ढांचे में भी परिवर्तन आता है। सामाजिक संरचना में परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। इस प्रकार वेबलिन सामाजिक परिवर्तन को नवीन प्रविधियों और प्रौद्योगिकी के कारणों से जनित मानते हैं, इसीलिए उनके प्रौद्योगिक निश्चयवादी कहा जाता है। देखिए, वेबलिन की भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन को एक स्वाभाविक घटना मानते हैं। तो अब इनकी हम इस सिद्धांत की समालोचना भी देख लेते हैं। देखिए, समालोचना करते हुए समाजशास्त्री लिखते हैं कि वेबलिन के सिद्धांत में भी लगभग वही कमियां हैं जो मार्कस के सिद्धांत में है, क्योंकि उन्होंने भी मार्कस की तरह प्रौद्योगिकी को ही सामाजिक परिवर्तन का कारण माना है। इस तरह से पहला पॉइंट तो ये है इनकी आलोचना में कि वेबलिन ने मानव को अपनी आदतों द्वारा नियंत्रित प्राणी माना है, लेकिन ये सही नहीं है। मानव आदत के बावजूद अपने विवेक से अधिक नियंत्रित होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि भौतिक पर्यावरण से ही सामाजिक परिवर्तन आता है, ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि कभी कभी भौतिक पर्यावरण बिल्कुल नहीं बदलता, फिर भी नैतिक, धार्मिक और अन्य कारणों के कारण भी समाज में परिवर्तन आते हैं। इसी के साथ तीसरा पॉइंट ये है कि वेबलिन का सिद्धांत भी उसी प्रकार से एक पक्षीय है जिस प्रकार से अन्य कारकवादियों या निर्धारणवादियों के सिद्धांत है। सामाजिक परिवर्तन किसी एक कारक का प्रतिफल न होकर कई कारणों का परिणाम है। ये एक जटिल प्रक्रिया है जिसे वेबलिन ने अति सरल रूप से प्रस्तुत किया है।
अब हम थोड़ा मार्कस और वेबलिन के सिद्धांतों की तुलना कर लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि मार्कस और वेबलिन के सिद्धांत में कोई अंतर है ही नहीं, वे एक जैसे प्रतीत होते हैं। इसलिए उनमें क्या अंतर पाए जाते हैं, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। जैसे पहले पॉइंट में ये अंतर है कि मार्कस ने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन एक विशेष उद्देश्य के लिए किया था, यानी कि वे पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करके उसके स्थान पर सामाजिक और वर्गहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे, और इस कारण उनका सिद्धांत पक्षपातपूर्ण और अवैज्ञानिक बन गया। और अगर दूसरी तरफ देखें तो वेबलिन का कोई लक्ष्य ही नहीं था, वे तो परिवर्तन को एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में प्रकट करना चाहते थे। साथ ही वे सामाजिक विकास और प्रौद्योगिकी के प्रभाव को भी बताना चाहते थे। दूसरा पॉइंट तो ये है कि मार्कस ने सामाजिक परिवर्तन के लिए वर्ग संघ को आवश्यक माना है, जबकि वेबलिन ने इसे नहीं माना है। और इसी के साथ वेबलिन सामाजिक परिवर्तन के लिए आदतों में परिवर्तन को महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि मार्कस ने इससे मनोवैज्ञानिक तथ्य की हेलना मानी है। तो इस तरह से इन दोनों समाजशास्त्रियों के सिद्धांतों में ये थोड़ी बहुत अंतर पाए जाते हैं। इसी के साथ अब हम चक्रीय तथा रेखीय सिद्धांतकारों में दोनों में क्या भेद है, इसे भी थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, पहला पॉइंट तो ये है कि चक्रीय सिद्धांत के अनुसार परिवर्तन का एक चक्र चलता है। हम जहाँ से शुरू होते हैं, घूम फिर कर फिर दोबारा वहीं उसी स्थिति में पहुँच जाते हैं, जबकि रेखीय सिद्धांतकारक ये विश्वास करते हैं कि परिवर्तन एक सीधी रेखा में होता चला जाता है। हम क्रमशः आगे बढ़ते रहते हैं और जिस चरण को हम त्याग चुके होते हैं दोबारा वहाँ कभी नहीं लौटते हैं। इसी तरह से दूसरा पॉइंट ये है चक्रीय और रेखीय सिद्धांत के भेद में कि चक्रीय सिद्धांत में परिवर्तन ऊंचे से निम्न और निम्नता से ऊंचे की ओर होता है, लेकिन रेखीय सिद्धांत ये विश्वास करता है कि परिवर्तन हमेशा निम्न से उच्च की ओर और अपूर्णता से पूर्णता की ओर होता है। इसी के साथ तीसरा पॉइंट ये है कि चक्रीय सिद्धांत के अनुसार परिवर्तन का चक्र तेज व मंद दोनों ही तरीके से चलता है, जबकि रेखीय सिद्धांत परिवर्तन की मंद गति में विश्वास करते हैं। और इसी के साथ ये भी है कि रेखीय सिद्धांत चक्रीय सिद्धांत की अपेक्षा उद्विकासियों से अधिक प्रभावित है। और पांचवा पॉइंट ये है कि चक्रीय सिद्धांतकारों ने परिवर्तन के चक्र को ऐतिहासिक और अनुभवी सिद्ध प्रमाणों के आधार पर प्रकट करने का प्रयास किया है, जबकि रेखीय सिद्धांतकारकों ने रेखीय परिवर्तन को एक सैद्धांतिक जामा पहनाया हुआ है, स्पष्ट नहीं हुआ है। इसी के साथ छठा पॉइंट ये है कि रेखीय सिद्धांतकारक ये मानते हैं कि सामाजिक परिवर्तन मानवीय प्रयत्न और इच्छा के स्वतंत्रता से होता है, और ऐसी परिवर्तन स्वतः उत्पन्न होते हैं, यानी अपने आप हो जाते हैं, जबकि चक्रीय सिद्धांत यह मानते हैं कि परिवर्तन का चक्र मानवीय प्रयत्नों और प्राकृतिक प्रभाव का परिणाम होता है। सातवां पॉइंट ये है कि रेखीय सिद्धांतकार परिवर्तन की किसी एक प्रमुख कारण पर ज़्यादा बल देते हैं, इस अर्थ में वे निर्धारणवादियों के अधिक निकट हैं, जबकि चक्रीय सिद्धांतकारक परिवर्तन को अनेक कारकों का प्रतिफल मानते हैं और साथ ही कहते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसीलिए वे स्वतः ही घटित होता रहता है। आठवां पॉइंट ये है कि रेखीय सिद्धांतकारक ये मानते हैं कि परिवर्तन के चरण और साथ ही क्रम जो है वो विश्व के सभी समाजों में एक समान ही रहते हैं, जैसे शिकारी अवस्था, पशुचारण अवस्था, कृषि अवस्था और औद्योगिक अवस्था सभी समाज में आते हैं। दूसरी ओर चक्रीय सिद्धांतकारों का मानना है कि अलग अलग सामाजिक संगठनों व संरचनाओं की सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया और प्रकृति में अंतर पाया जाता है। तो इस तरह से चक्रीय और रेखीय सिद्धांत कारकों में भेद पाए जाते हैं। इन सभी सिद्धांत कार्यों के अलावा अब हम कुछ अन्य सिद्धांतों कार्यों के बारे में भी जान लेते हैं जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को दिया है, जिनमें सबसे पहले हैं समाजशास्त्री माल्थस। माल्थस ने सामाजिक परिवर्तन के लिए जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनका मानना था कि मानव समाज में खाद्य पदार्थों के उत्पादन की तुलना में जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से होती है। जनसंख्या वृद्धि ज्यामितीय प्रकार से होती है, यानी कि 1, 2, फिर 4, 8, 16, 32, 64 इस क्रम में होती है, जबकि इसकी तुलना में जो खाद्य सामग्री की वृद्धि है ये अंकगणित प्रकार से होती है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस क्रम में होती है। तो परिणाम स्वरूप ये होता है कि एक समय ऐसा आता है जब जनसंख्या के लिए खाद्य पदार्थों का अभाव हो जाता है। यदि बढ़ती जनसंख्या पर रोक नहीं लगाई जाए तो किसी भी देश की जनसंख्या 25 वर्ष में दुगनी हो जाती है। जब जनसंख्या बढ़ती है या घटती है तो सामाजिक परिवर्तन होता है।
इसी तरह से समाजशास्त्री सैडल ने भी जनसंख्या संबंधित सिद्धांत का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि जनसंख्या वृद्धि का संबंध मानव की सुख समृद्धि और पारस्परिक संबंधों से होता है। यानी कि वे मानते हैं कि जब मानव के विकास के साथ साथ उसकी संतान उत्पत्ति की क्षमता में अब कमी आई है और सुख समृद्धि में वृद्धि हुई है, ये सभी बातें सामाजिक परिवर्तन के लिए ही उत्तरदायी है। इसी तरह से समाजशास्त्री थॉमस ने भी सामाजिक परिवर्तन के लिए अलग अलग संस्कृतियों के मिश्रण और सात्मीकरण को उत्तरदायी माना है। अब हम मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को जानेंगे। देखिए, मैक्स वेबर ने अपनी पुस्तक दी प्रोटेस्टेंट एथिक एंड दी स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में धर्म को ही सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी माना। उनका मानना था जब यूरोप में रोमन कैथोलिक धर्म था तो वहाँ की समाज व्यवस्था अलग थी, लेकिन जब प्रोटेस्टेंट धर्म आया तो आधुनिक पूंजीवाद समाज की नींव पड़ी वहाँ पे। तो इस तरह से मैक्स वेबर ने विश्व के 6 महान धर्म हिंदू, ईसाई, इस्लाम, चीन आदि का अध्ययन करके बताया कि केवल प्रोटेस्टेंट धर्म में ही वे बातें मौजूद थी जो आधुनिक पूंजीवाद को जन्म दे सकती थी। और साथ ही उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के आचरण के नियम पाए जाते हैं जो लोगों के विचारों और व्यवहारों को तय करते हैं, इसलिए जब धर्म बदलता है तो समाज में भी परिवर्तन आता है। देखिए, प्रोटेस्टेंट धर्म की आर्थिक आचरण संहिता में कुछ तत्व इस प्रकार बताए गए हैं, जैसे कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, एक पैसा बचाना एक पैसा कमाना है, समय ही धन है, पैसा पैसे को पैदा करता है, जल्दी सोना जल्दी जागना मनुष्य को स्वस्थ और अमीर बनाता है, बुद्धिमान बनाता है, कार्य ही पूजा है। तो ये सभी बातें उस प्रोटेस्टेंट धर्म की आर्थिक आचरण संहिता में शामिल थी। तो इन सभी आचरणों नियमों ने प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबियों के जीवन और व्यवहार को प्रभावित किया और आधुनिक पूंजीवाद को जन्म दिया, जिससे कि समाज व्यवस्था बदल गई वहाँ पे। लेकिन साथ ही ये भी देखा गया कि वेबर के सिद्धांत की कई समाजशास्त्रियों ने आलोचना की और कहा कि ये स्पष्ट नहीं किया मैक्स वेबर ने कि धर्म में ही परिवर्तन क्यों होता है। समाजशास्त्री आर्गमन के अनुसार भी जान लेते हैं कि किस तरह से उन्होंने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को दिया। देखिए, आर्गमन ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में 1922 में सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक विलंबन नामक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने संस्कृति को 2 भागों में बांटा है, पहला भौतिक संस्कृति, दूसरा अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति के अंतर्गत तो हजारों ऐसी वस्तुएं आती हैं जैसे कि वायु, रेल, पंखा, गाड़ी, फर्नीचर, जो मतलब इंसानों द्वारा निर्मित होता है। और अभौतिक संस्कृति में धर्म, कला, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान, विश्वास और साहित्य आदि ये सभी अनगिनत चीज़ें आती हैं। देखिए, आर्गमन की मान्यता है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों ही संस्कृतियों में बहुत विकास हुआ और साथ ही उनका ये भी कहना था कि अभौतिक संस्कृति की तुलना में भौतिक संस्कृति तीव्र गति से बदली है। इस प्रकार भौतिक संस्कृति आगे बढ़ जाती है और अभौतिक संस्कृति उससे पीछे हो जाती है। तो भौतिक संस्कृति का आगे बढ़ जाना और अभौतिक संस्कृति का पीछे रह जाना सांस्कृतिक पिछड़ापन या सांस्कृतिक विलंबन कहलाता है। यह दशा संस्कृति में असंतुलन की दशा है। इस असंतुलन को समाप्त करने के लिए सामंजस्य और अनुकूलन का प्रयत्न किया जाता है। इस दौरान समाज में परिवर्तन होता है। तो इसी प्रकार से जब इन दोनों संस्कृतियों में असंतुलन पैदा होता है तो समाज में भी इसका प्रभाव पड़ता है। इससे क्या होता है कि उसमें भी मतलब समाज में भी परिवर्तन आता है। तो सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा एवं सिद्धांत का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना रखी हूँ, आप लोग इस पूरे टॉपिक को ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है।